हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ केमिस्ट्री की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे मैटर। मैटर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चेंजेस इन मैटर। फिर हम लोग बात करेंगे कंपाउंड वगैरह की, एलिमेंट वगैरह की। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो अस्केश शर्मा, प्रतीक्षा, संध्या, गोविंद, स्मृति, सुभाष, कविता, अर्जुन, कल्पना, सुरभि, मुकेश, बड़ी, पप्पू, गौतमी, शिबू, कृष्णानंद, सुजीत, चंदा, तन्नू, हरपाल, स्नेहा, अरविंद, नीलम, ललित, पूजा, राजू, मुकेश, पवन, प्रियंका, प्रतिमा, ऋतु, नम्रता, अमरदीप, कन्हैया, रिमझिम, प्रमोद, अंकुर। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा सब्लिमेट मटेरियल क्या होता है ना। अब देखेंगे जो अगला प्रोसेस है दैट इज सब्लिमेशन। समझिए, नेक्स्ट जो है सॉलिड से जब कोई डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में। याद रखिएगा, ठोस से गैस। याद रखिएगा, जब किसी ठोस का तापमान बढ़ाते हैं, जब किसी ठोस का तापमान बढ़ाने पर वह सीधे गैस में बदल जाता है, सीधे गैस में बदल जाता है, तो उसे सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जिस प्रोसेस पर, जिस टेम्परेचर पर यह घटना होती है, जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर कोई सॉलिड गैस में बदलने लगता है, गैस में बदलने लगता है, उसे सब्लिमेट पॉइंट, उसे सब्लिमेशन पॉइंट या सब्लिमेट पॉइंट या ऊर्ध्वपातन बिंदु कहते हैं। ऊर्ध्वपातन बिंदु कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल, कल कई सारे एग्जाम्पल आपको इसके बताए थे, तो एक एग्जाम्पल यहां पर लिख लेंगे। कपूर का जलना, बर्निंग ऑफ कैम्फर। कपूर का जलना, बर्निंग ऑफ कैम्फर, है ना। ठीक है, ये कहां हुआ था, बस आपको सब्लिमेट मटेरियल बताया, है ना। ठीक है। फटाफट से लिखिए। हाँ बिल्कुल, कई बार पूछा जाता है कि अगर बालू में कपूर मिला हुआ है, नमक में कपूर मिला हुआ है, तो उसको कैसे अलग करेंगे सर? तो उसको अलग करेंगे कैसे? बाय सब्लिमेशन। कैसे करेंगे? सब्लिमेशन। अब समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए कि आयोडीन में अगर सैंड मिला हुआ है, आयोडीन और नमक का मिश्रण या आयोडीन और बालू के मिश्रण को अलग करना है, कैसे करेंगे? सब्लिमेशन। याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर आपका सब्लिमेट कोई ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ के साथ अगर कोई इंप्योरिटी है, कोई अशुद्धता है, और अगर हमें उसे अलग करना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? उसमें हम लोग यूज करेंगे किसका? सब्लिमेशन का। ठीक है, फटाफट से लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। कैन आई मूव? चलिए,
सॉलिड टू गैस का बाबू बताया था कल कि कुछ हमारे नेचर में ऐसे पदार्थ होते हैं ना, वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाते, वो सीधे सॉलिड से किस में, गैस में चले जाते हैं, है ना। सॉलिड से किस में, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को सब्लिमेट मटेरियल कहते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर का जलना, है ना, आयोडीन है वो सब्लिमेट मटेरियल है। जैसे नप्थलिन है, जैसे नौशादर है ना, आपका ड्राई आइस है, ये सभी क्या है, सब्लिमेट मटेरियल्स हैं, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगला है, नेक्स्ट है गैस टू सॉलिड। गैस टू सॉलिड जिसे हम लोग बोलते हैं गैस से ठोस में बदलना। याद रखिएगा, जब किसी गैस का तापमान कम करने पर, जब किसी गैस का तापमान कम करने पर वह सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो सीधे ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, सीधे ठोस में बदल जाता है, सीधे ठोस में बदल जाता है, तो उसे डिपोजिशन कहते हैं, है ना, या इसे निक्षेपण बोलते हैं, निक्षेपण। और जिस तापमान पर कोई गैस सीधे ठोस में बदलने लगता है, उसे डिपोजिशन पॉइंट या निक्षेपण बिंदु, डिपोजिशन पॉइंट या निक्षेपण बिंदु कहते हैं, निक्षेपण बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक, तो फटाफट इससे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। चला आगे। एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा। जैसे फ्रिज के अंदर क्या होता है ना, फ्रिज के अंदर जो वाटर वेपर होते हैं, कई बार जो आपका डीप फ्रीजर होता है उसमें वाटर वेपर कई बार क्या होता है, आपके बर्फ में बदल जाते हैं। आप लिख सकते हैं यहां पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। जो सॉलिड CO2 होता है ना, सॉलिड CO2 जो बनता है वो कैसे, इसी डिपोजिशन प्रोसेस से ही बनता है, या फिर इसी को मतलब ड्राई आइस का बनना लिख लीजिए, इससे अच्छा सूखी बर्फ का बनना, ड्राई आइस का बनना, सूखी बर्फ का बनना। और सूखी बर्फ जो होता है वो क्या होता है, उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, बहुत टेम्परेचर कम कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? देखिए याद होता है सुमित, है ना, अगर किसी चीज को अगर पढ़ के आप एक दो बार लिख लेते हैं ना, तो आपका क्या होता है, उससे चीजें याद रहती है ना। चलिए ठीक है, हाँ, फ्रीजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू आइस, दूसरा एग्जांपल भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। जैसे जलवाष्प जो होता है ना, कई बार सीधा किस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है।
मान लीजिए वाटर वेपर है, अचानक से टेम्परेचर कम हो गया तो वो क्या होता है ना, आपका सीधा बर्फ में बदल जाएगा। तो वो भी आपका एग्जाम्पल है इसी का। ठीक है, डेफिनेटली प्रेशर का भी रोल होता है। देखिए जब भी ऐसे स्टेट चेंज हो रहा है ना, यहां पर जहां पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो वहां पर आपका प्रेशर कम होगा, जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, जब हम लोग मैटर के अंदर चेंज कर रहे हैं तो। ठीक है, बात समझ में आ गई? कैन आई मूव? नहीं नहीं, डेथ बॉडी का डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन है, ये डिपोजिशन है। डिकम्पोजिशन और डिपोजिशन में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों में अलग अलग है। डिकम्पोजिशन वो विघटन होता है, वो डिकेइंग होता है किसी सब्सटेंस का, वो हम केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे, है ना, केमिकल रिएक्शन में भी पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब देखिए अगला जो अवस्था है दैट इज प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, इट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और याद रखिएगा इसकी खोज किसने की, यानी ये जो इस अवस्था की खोज किसने की, तो याद रखिएगा इसकी खोज विलियम क्रूक्स ने, विलियम क्रूक्स ने 1879 में की, 1879 में की, 1879 में की। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता। इसका जो आकार भी निश्चित नहीं होता और आयतन भी निश्चित नहीं होता। इसका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है, या आयतन नहीं होता है। यह अवस्था कैसे तैयार होती है अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, याद रखिएगा। लेकिन जो इसका तापमान जो होता है बहुत अधिक होता है, तो याद रखिएगा इसका तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इट्स टेम्परेचर इज अप टू 20,000 डिग्री सेल्सियस। 20,000 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। इसके बाद याद रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो ये जो आपका प्लाज्मा अवस्था है, ये हमारे वायुमंडल में नेचुरली नहीं मिलती है। इसे हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। नेचुरली यानी कि खुद नहीं मिलती है, नेचुरली नहीं मिलती है, हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगी। यहां पर मैं एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं, हमारे यूनिवर्स में मिलेगा। सन है, स्टार है, सन और स्टार में जो आपका अवस्था है वो कौन सी प्लाज्मा अवस्था है, कैसे, वी विल डिस्कस। याद रखिएगा हमारे वायुमंडल में नेचुरली नहीं मिलती है, इसे क्रिएट किया जाता है, इसे बनाया जाता है या इसे तैयार किया जाता है। कैसे तैयार करेंगे अभी हम लोग इसे देखते हैं। पहले आप इसे लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। सन इज नॉट इन आवर एटमॉस्फेयर, सन इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सूर्य जो है वो हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है, ना कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। ओके, क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आया? तो फटाफट इसे लिखो फिर चलते हैं इसके आगे। कैसे ये प्रिपेयर होता है इसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक, डेफिनेटली पूछता है ईयर, रेलवे को बहुत पसंद है ईयर, है ना, ईयर पूछता है आपसे। अब देखिए ये अवस्था कैसे तैयार होती है, याद रखिएगा जब गैस को आयनित किया जाता है, जब गैस को आयनित किया जाता है
आयनाइज किया जाता है तो यह अवस्था बनती है या उत्पन्न होती है। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए कोई गैस है, इस गैस का क्या करेंगे, आयनीकरण करेंगे, आयनीकरण या आयनाइजेशन। जब गैस है, गैस का आयनाइजेशन कहेंगे। कैसे आयनाइजेशन होता है अभी देखेंगे हम लोग। जब किसी गैस का आयनाइजेशन करते हैं तो यह आपका किस में कन्वर्ट होता है, यह आपका प्लाज्मा अवस्था में कन्वर्ट होता है। समझिएगा अभी कैसे आयनीकरण कैसे होता है, वी विल डिस्कस, बताएंगे अभी आपको। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट है। जब प्लाज्मा अवस्था जो है ना, इसका डी आयनाइजेशन करेंगे, यानी विआयनीकरण करेंगे, विआयनीकरण करेंगे यानी डी आयनाइजेशन करेंगे, तो वो प्लाज्मा से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। आयनाइजेशन को हिंदी में क्या बोल रहा है, आयनीकरण। डी आयनाइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, विआयनीकरण। देखिए कैसे यह आयन, कैसे हम लोग यह अवस्था क्रिएट करते हैं, कैसे यह अवस्था को हम लोग उत्पन्न करते हैं, इसको समझते हैं। याद रखिएगा, इसे किसी निर्वात ट्यूब में, इसे निर्वात ट्यूब जिसमें इनर्ट गैस फिल हो, अक्रिय गैस फिल हो, और आप लोग जानते हैं अक्रिय गैस कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, है ना। ठीक है, ये जो होता है ऐसे, इसे कैसे क्रिएट करेंगे, इसे किसी निर्वात ट्यूब यानी जो वैक्यूम है, जिसमें कोई गैस नहीं है, वैक्यूम है, उसमें क्या करेंगे, इनर्ट गैस फिल हो, उसमें करंट का यानी धारा का प्रवाह कराकर, धारा का प्रवाह कराकर उत्पन्न किया जाता है। ध्यान से चीजों को समझेंगे अभी। धारा का प्रवाह कराकर उत्पन्न किया जाता है, समझते हैं अभी इसे। निर्वात का मतलब वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब है, उसमें हमने इनर्ट गैस फिल कर दिया और उसके बाद उसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराया, करंट का फ्लो कराया, तो वो क्या होता है, वहां पर आपका ये अवस्था जनरेट होगी। जैसे समझो पहले, अभी ट्यूबलाइट की अगर हम बात करते हैं, ट्यूबलाइट कभी जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब को देखते हैं, विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब में आप लोग देखते हैं एक फिलामेंट होता है, किसका फिलामेंट होता है, टंगस्टन का बना हुआ। और वहां पर क्या होता है, जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का, उसके कारण क्या होता है, वो जब गर्म होता है तो वो क्या करता है, आपका लाइट उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, और उससे वह प्रकाशित होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें टंगस्टन का फिलामेंट होगा, और वही फिलामेंट क्या करता है, वहां पर लाइट देता है। लेकिन ट्यूबलाइट को कभी आप तोड़कर देखिए, अभी वर्तमान में जो एलईडी वाला ट्यूबलाइट आ रहा है वो नहीं, पहले जो मरकरी आता था, नहीं बोलते थे मरकरी है, फ्यूज हो गया मरकरी, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट फ्यूज हो गया। वो जो ट्यूबलाइट है, कभी आप उसको तोड़ के देखिए, उसमें कोई वायर वगैरह नजर आता है क्या आपको, कोई फिलामेंट है क्या उसके अंदर, नहीं है। आखिर कभी सोचा आपने ये आखिर लाइट कैसे दे रहा है फिर, है ना, आखिर ये लाइट कैसे दे रहा है फिर, जब वहां पर कोई फिलामेंट ही नहीं है। तो क्या होता है एक्चुअली ट्यूबलाइट में, क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ट्यूबलाइट में क्या होता है, इससे सारा हवा निकाल देते हैं, सारा हवा निकाल देते हैं, यानी कि पहले वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, निर्वात क्रिएट कर देंगे, निर्वात क्रिएट कर देंगे, सारा इससे हवा निकाल देंगे, और इसके बाद इसमें क्या करेंगे, फिल करेंगे कौन सा, इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस। अक्रिय गैस हम लोग किसको कहते हैं, जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है नॉर्मली, जैसे हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है, जो हमारे पीरियोडिक टेबल के 18वें वर्ग में मिल रहा है, जिसकी वैलेंसी 0 होती है, जिसकी संयोजकता 0 होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस
या अक्रिय गैस कहते हैं। और इसमें क्या करेंगे, अक्रिय गैस को फिल कर दिया। अब जब अक्रिय गैस को यहां पर फिल कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें करंट का फ्लो कराएंगे, करंट का इसमें फ्लो करा देंगे। अब करंट का फ्लो कराएंगे तो यहां पर करंट का फ्लो होगा ना, तो इसमें फ्लो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। फ्लो ऑफ करंट का मतलब क्या, एक्चुअली में जब देखिए करंट फ्लो होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, प्रोटॉन फ्लो होता है, लेकिन साथ साथ क्या होता है, वहां पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है। करंट जो फ्लो होगा जस्ट उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है। अब यहां पर क्या होगा, इसके अंदर अब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज होगा, पहले से यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में कैसा नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, आप लोगों को पता होगा कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जिन पर कि विपरीत आवेश होता है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करेंगे। तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो वो क्या करेगा, वो स्पार्क जनरेट करेगा, है ना, स्पार्क सा जनरेट करेगा, चमक पैदा करेगा वो थोड़ा सा, ठीक है। और जैसे ऐसे क्या होंगे, लाखों की संख्या में ऐसे स्पार्क जनरेट होंगे। जब ट्यूबलाइट आप स्विच ऑन करते हो, देखते हो स्विच ऑन करते ही ट्यूबलाइट जल जाता है, क्योंकि जैसे स्विच ऑन करते हैं, ये जो ट्यूबलाइट है ना, इसमें प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वहां पर मिलियन ऑफ आयंस जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, और वहां पर फिर क्या होती है, प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है, चिंगारी, स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, ठीक है, चिंगारी उत्पन्न होता है, जिसके कारण आपका ट्यूबलाइट जो होता है वो क्या होने लगता है, जलने लग जाता है। अब जैसे स्विच ऑफ करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा, जिसके कारण स्पार्क का जनरेट यानी चिंगारी का बनना बंद हो जाएगा, जिसके कारण आपका ट्यूबलाइट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि ट्यूबलाइट जो है उसमें क्या कर रहे हैं, उसको हम आयनीकृत कर रहे हैं। कैसे आयनीकृत कर रहे हैं, करंट का फ्लो करा करके आयनाइज कर रहे हैं। यहां पर जो इनर्ट गैस है, उस इनर्ट गैस को हमने क्या किया, करंट का फ्लो करा करके आयनाइज कर दिया। बात समझ में आई। इसलिए कहते हैं ये जो गैसों की कैसी अवस्था है, आयनीकृत अवस्था है। ये नेचुरली भी मिलेगा कहां पर, तो अभी हम लोग इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। बल्ब आवाज क्यों हो जाता है, क्योंकि जब बल्ब फूटता है ना, तो उसके अंदर जो आर्गन और नाइट्रोजन गैस होता है ना, वो निकल जाता है, तो वो क्या करेगा, हवा के साथ रिएक्ट करेगा, और उसके बाद वो क्या करता है, आवाज उत्पन्न करता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो पहले बताइए, फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। देखो, एक वैक्यूम ट्यूब लिया, कोई भी एक ऐसे खाली सा ट्यूब लिया, इसमें आप कोई इनर्ट गैस, नॉर्मली जो ट्यूबलाइट होता है ना, उसमें याद रखिएगा या तो हीलियम या फिर आर्गन का यूज होता है। ज्यादातर हीलियम का यूज करते हैं, है ना, लेकिन आर्गन का भी यूज होता है इसमें, समझो। यहां पर ऐसा जो है ना, हीलियम या आर्गन जैसी इनर्ट गैस को क्या करते हैं, इसमें फिल कर देते हैं। पहले इससे जो हवा वगैरह उसको निकाल करके निर्वात बना दिया, और इसके बाद क्या किया, इसमें इनर्ट गैस फिल कर दी, और इनर्ट गैस फिल करा करके इसमें क्या करता है, करंट का फ्लो कराता है। करंट का फ्लो करा तो इसका मतलब क्या, यहां पर जो इनर्ट गैस है उसको क्या कर रहा है, आयनाइज कर रहे हैं। तो यहां पर जो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस है, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, मतलब टकराएगा, और टकराएगा तो ये क्या करेगा, स्पार्क जनरेट करेगा, और जब स्पार्क जनरेट करेगा
तो वहां पर क्या होगा, आपका ये जो प्लाज्मा अवस्था है वो उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका फिलामेंट जो होता है ना टूट जाता है ना, तो उसी के कारण बल्ब जो है आपका फ्यूज हो जाता है ना, ज्यादा वोल्टेज के कारण या कभी ज्यादा गर्म हो गया उसके कारण। ठीक है, अब आ गया समझ में। वहां पर अभी बात करेंगे विश्वकर्मा जी, न्यूक्लियर फ्यूजन, वहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे से अभिक्रिया करता है, हीलियम नहीं। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद इसका एग्जाम्पल, याद रखिएगा एग्जाम्पल है आपका ट्यूबलाइट हो गया। इसी तरह आपका सीएफएल में भी होता है, सीएफएल का मतलब है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म इसका होता है। तीसरा आपका हो गया सन एंड स्टार, सूर्य और तारा जो होता है ना, याद रखिएगा सूर्य और तारों में भी, सूर्य एवं तारों में भी क्या होती है, यही अवस्था होती है। कैसे क्या होता है एक्चुअली में, देखिए सन और स्टार जो है इसमें एनर्जी कैसे बनता है। सन और स्टार के अंदर याद रखिएगा एक अभिक्रिया होती है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। समझिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी सन भी क्या है, सूर्य भी एक तो तारा ही है ना जी, सूर्य भी तो आपका एक स्टार ही है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि यहां पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, और इस नाभिकीय संलयन के दौरान देखिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नाभिक एक दूसरे से मिलेंगे और ये क्या बनेंगे, हीलियम। अब देखिए हीलियम क्या है, इनर्ट गैस है, और साथ ही साथ ये क्या करेंगे, काफी एनर्जी क्या करेंगे, एनर्जी जो है यहां पर ये रिलीज करेंगे। और यहां पर जो आपकी अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। यहां पर इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए चूंकि अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन है, जिसके कारण क्या होता है, सन और स्टार में हमेशा क्या होती है, एनर्जी बनी रहती है। और ये जो सूर्य की ऊर्जा है ये अर्थ तक कैसे पहुंचती है, जो सन का हीट है वो पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है, वो याद रखिएगा पहुंचता है किसके द्वारा, बाय रेडिएशन, विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, तो यहां पर अब जो हीलियम है ना, यहां पर हीलियम बनता है, और यहां पर क्या होता है, हीलियम। यहां पर जो हमारे मतलब क्या कहते हैं, जो यूनिवर्स के अंदर जो आयंस वगैरह होता है उससे क्या करेगा, ये चार्ज से क्या करेगा, वो करके आयंस आयनाइज हो जाता है हीलियम। जब आयनाइज हो जाएगा तो यहां पर भी सूर्य और तारों में भी कौन सी अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, आपकी मतलब प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। साथ ही साथ जो आपका लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग, लाइटनिंग यानी बिजली का जो चमकना, बिजली चमकता है ना जी, तो बिजली का जो चमकना होता है ना, लाइटनिंग जो होता है, वहां पर भी आपका क्या होता है, तो वहां पर भी आपका यही अवस्था उत्पन्न होती है, याद रखिएगा लाइटनिंग में। और लाइटनिंग से बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लाइटनिंग से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर का, तड़ित चालक का। जो तड़ित चालक है उसको बनाया था एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, वही बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, उन्होंने ही तड़ित चालक का आविष्कार किया। और तड़ित चालक में याद रखिएगा यूज होता है किसका, कपर, कपर यानी कि किसका, तांबा का यूज होता है लाइटनिंग कंडक्टर में। इसके बाद पांचवा एग्जांपल इसका याद रखिएगा, फिफ्थ एग्जांपल इज जो ऑरोरा लाइट होता है ना, ऑरोरा लाइट आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, ऑरोरा लाइट या इसको बोलते हैं ध्रुवीय ज्योति, ध्रुवीय ज्योति बोलते हैं इसको। ऑरोरा लाइट जो होता है वो भी कैसी अवस्था है, वो भी आयनाइज्ड अवस्था है, यानी कि वो भी आपकी प्लाज्मा अवस्था है। साथ ही साथ जो नियॉन लैंप्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए नियॉन लैंप्स का प्रयोग किया जाता है, जिसको नियॉन लैंप ही कहेंगे, नियॉन लैंप। इस नियॉन लैंप में भी क्या होता है आपका, उसमें भी आपका कौन सा अवस्था होता है, प्लाज्मा अवस्था होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक, क्लियर है यहां तक। सीएफएल एक प्रकार का, जैसे अभी एलईडी बल्ब आता है ना, उसी तरह एलईडी से पहले सीएफएल बल्ब आता है ना, जिसको कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप कहा करते थे, है ना, पूरा मतलब होता था सीएफएल। सीएफएल ऐसा बल्ब देखे होगे तुम लोग, है ना, बताओ, जैसे एलईडी बल्ब आता है ना आजकल, पहले आता था सीएफएल, ये देखो इस तरह से दिखता था सीएफएल बल्ब,
अभी भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब बहुत कम आ रहा है। ऐसा बल्ब देखे हो इस तरह का, ये CFL होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप बोलते थे इसको। आया समझ में? हाँ, हाइड्रोजन से वो करके कृत्रिम सूर्य भी बनाया जा सकता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा कृत्रिम सूर्य बनाया, चाइना ने बनाया भी था अभी रिसेंट में, आर्टिफिशियल सन। ठीक है। अरे प्लाज्मा द्रवीय, प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसकी बात नहीं हो रही है यहां पर। हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है वो अलग है भाई, उसको सेपरेट रखो। ये केमिस्ट्री का प्लाज्मा है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है ना? बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। सिया क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको, ये बताइए, क्या समझ में नहीं आ रहा है? जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो आप बताइए, है ना? अभी तो मैंने मतलब अभी तो बहुत बेसिक बेसिक से ही बात चल रही है, इसी में अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो दिक्कत है ना? ये तो बहुत बेसिक बेसिक सी बात है, अभी तो कोई कॉन्सेप्ट तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। अरे यहां पर जो हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में जो क्रिएट करेंगे वो वैक्यूम ट्यूब में करेंगे। ठीक है। नॉर्मली सन, अगर सन में, स्टार में, वहां पर ऐसा कोई वैक्यूम नहीं है। वहां पर क्या होता है, सिंपली देखो, कोई भी गैस को अगर आयनित कर दिया जाए तो यह अवस्था बन जाती है, सिंपल। हाँ, प्लाज्मा को फिर से गैस में बदल सकते हैं, आयंस को रिमूव करके क्या कर सकते हैं, उसको गैस में आप बदल सकते हैं। नियॉन लैंप जो होता है ना, इस तरह का होता है, जो कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए यूज किया जाता है ना? इस तरह से दिखता है नियॉन लैंप, देख लीजिए। नियॉन लैंप आप देख लें कैसा दिखता है, इस तरह से देखते हो। ये जो होता है ना, इस तरह का बल्ब वगैरह देखा है आपने, इस तरह का, ये नियॉन लैंप वगैरह होता है। कभी देखा होगा कोई बोर्ड वगैरह बना होता है, इस तरह से आपका बना होता है, ये सब लैंप इस तरह का लाइट का यूज करते हैं, इसी को नियॉन लैंप कहते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, जब हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे, जब दो छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है। पूछिए क्या सवाल है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो है ना, मतलब खास करके जो इधर, मतलब आपको ये तो पता ही है कि ग्रुप डी का भी इसमें बैच है और एनटीपीसी के भी बच्चे हैं, तो ये ज्यादा फायदा इसमें एनटीपीसी वालों को है, क्योंकि ग्रुप डी में केमिस्ट्री या साइंस का लेवल ज्यादा हाई होता है ना? तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो एनटीपीसी बच्चे वाले बच्चे तो ठीक हैं, अब उन्हें तो चीजें समझ में आ रही, लेकिन ग्रुप डी वाले कुछ बच्चे जो है ना, अभी भी थोड़े वो, मतलब क्या कहते हैं, इमेच्योर मुझे ज्यादा लग रहे हैं, है ना? वो बस कमेंट बाजी में लगे हुए हैं। सीएफएल का पूरा मतलब लिखा है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। हर चीज का आपको अरोरा लाइट का फोटो देखना है, देख लीजिए आप, ऐसे ज्योग्राफी का टॉपिक है अरोरा लाइट का, है ना? अरोरा लाइट जो होता है ना, ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आप लोग, इस तरह से देखते हैं जब अंटार्कटिका वगैरह में, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे इस तरह का लाइट बनता है वहां पर, है ना? तो इसको ऑरोरा लाइट कहते हैं, ध्रुवीय ज्योति कहते हैं इसको। ठीक है।
मैं बार बार फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, है ना, खास करके जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, जो पढ़ा रहे हैं आराम से पढ़िए, है ना। जो समझ में नहीं आ रहा है आप उससे पूछिए, बेवजह फालतू की बातें क्लास में मत करिए, ठीक है। फालतू की बातें क्लास में करेंगे मैं ब्लॉक करवा दूंगा, ठीक है। हाइड्रोजन बम क्या होता है? हाइड्रोजन बम में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, देखेंगे हाइड्रोजन बम कैसे काम करता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारा टॉपिक है ना, वहां पर हम लोग देखेंगे। चलिए, इसके बाद अगली अवस्था जो है नेक्स्ट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। इसे फिर हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या? बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था। इन्होंने कहा कि जब किसी पदार्थ का तापमान जीरो केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफी लो, वारी लो, है ना, कर दिया जाए तो यह अवस्था उत्पन्न होती है। इन्होंने उत्पन्न नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बताया। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ने यह सिर्फ बताया कि अगर किसी पदार्थ के टेम्परेचर को आप अगर अब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर कर देंगे, अब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं? याद रखिएगा, अब्सोल्यूट टेम्परेचर परम, अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी परम शून्य तापमान के बराबर कर देंगे। और परम शून्य तापमान कहा जाता है किसको? क्यों कहते हैं परम शून्य तापमान? अभी आपको समझ में आएगा। परम शून्य तापमान कर देंगे यानी कि परम शून्य तापमान जो होता है किसे कहा जाता है? जीरो केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को, यानी इससे कम तापमान करना पॉसिबल नहीं। तो इन्होंने कहा कि अगर इन्होंने तैयार नहीं किया है, ये अवस्था तैयार कब हुआ? तो ये 1995 में जाकर के तैयार होता है। कौन करता है अभी आपको बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा, किसी पदार्थ का तापमान अगर जीरो केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो यह अवस्था उत्पन्न होती है। और याद रखिएगा, इस अवस्था में किसी गैस का जो आयतन होता है ना, किसी गैस का वॉल्यूम जीरो यानी शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। और वह किसमें कन्वर्ट हो जाती है? और वह किसमें? ठोस में कन्वर्ट हो जाती है, ठोस में बदल जाती है। इन्होंने सिर्फ ऐसा बताया है, इन्होंने सिर्फ ऐसा बताया। लेकिन इसे प्रिपेयर किसने किया, कब किया? तो अभी हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। मैं ये बार बार आप लोगों को समझा रहा हूं, खास करके जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं ना, प्लीज आप लोग ना बेवजह की, मैं देख रहा हूं काफी बच्चे, अमन आपको लास्ट वार्निंग है, और मैं कुछ बच्चों को बता रहा हूं कि लास्ट वार्निंग मैं दे रहा हूं, यू विल बी परमानेंटली ब्लॉक फ्रॉम द बैच। आगे आप क्लास भी नहीं कर पाएंगे, है ना। मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूं विद जस्ट हियर टू डिस्टर्ब द क्लास, पूरे क्लास को बस डिस्टर्ब कर रखा है। निराली जी क्या कर रहे हैं? अरे भाई, निराली जी से क्या मतलब है? पढ़ने आओ, पढ़ो यहां पर। आप लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? यू आर हियर, पैसा दिया है भाई, पढ़ने के लिए दिया, मजे लेने के नहीं दिया है तुम लोगों ने। मतलब मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूं अभी कौन बच्चा कैसा है ना, ये मत समझना कि मैं तुम लोगों का ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूं तुम लोगों को, है ना। मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूं और नेक्स्ट वीक में सबको एक एक करके ब्लॉक करवाऊंगा, सबको, जो भी क्लास में बदमाशी करेगा।
लिख लिया सभी ने? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद। अभी खत्म नहीं हुआ ये अवस्था, अभी इसको हम पढ़ेंगे। याद रखिएगा इस अवस्था को, इस अवस्था के बारे में एसन बोस तथा आइंस्टीन ने 1924 में बताया। कब? 1924 में। इस अवस्था के बारे में कब बताया? 1924 में। किसने? एसन बोस और किसने? आइंस्टीन ने मिलकर बताया। इसलिए इसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, है ना, लेकिन याद रखिएगा यहां पर इसका पूरा नाम है सत्येंद्र नाथ बोस है इनका पूरा नाम। लेकिन याद रखिएगा इस अवस्था को 1995 में दो वैज्ञानिकों ने रुबिडियम के परमाणु का तापमान 0 केल्विन करके तैयार किया। यानी पहली बार जो यह अवस्था बनाई गई वो 1995 में बनाई। किस एटम से? रुबिडियम एटम से बनाई। किसने? तो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इस अवस्था को तैयार किया था। कब? 1995 में। और उन दो वैज्ञानिकों का नाम याद रखिएगा, एरिक कॉर्नेल और कार्ल विमान था। एरिक कॉर्नेल एंड कार्ल विमान। एरिक कॉर्नेल एंड कार्ल विमान, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि यह अवस्था क्या करी? तैयार करी। किससे तैयार करी? तो रुबिडियम एटम से पहली बार तैयार करी। कब करी? 1995 में। तो ये सवाल देखिए क्या क्या बनेगा आपसे। कब इस अवस्था को पहली बार तैयार कब किया गया? बताया कब? 1924 में इस अवस्था के बारे में। लेकिन उसे तैयार कब किया गया? 1995 में। किस किस वैज्ञानिक ने किया? एरिक कॉर्नेल और कार्ल विमान ने। किस एटम से किया? तो रुबिडियम के एटम से किया। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स यानी अति चालक। अति चालक हम लोग उसको बोलते हैं जिसका प्रतिरोध क्या होता है? जिसका प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। अति चालक जो होते हैं उसमें आपकी कौन सी अवस्था होती है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था होती है। याद रखेंगे। एरिक 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 कॉर्नेल है, एरिक ERIC, एरिक कॉर्नेल और कार्ल विमान। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक? डेफिनेटली परफेक्ट रहेगा अरविंद, है ना? नहीं नहीं, हाँ, सिल्वर का अगर आप टेम्परेचर कर दो 0 केल्विन तक पहुंचा दो आप उसे, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस कर दो, तो आपकी प्लाज्मा जो आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था जो है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? इन दोनों ने मिलकर के क्या किया है? वो बनाया था किसको? इस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था को। क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस है ना, वो हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे, वो उससे कम टेम्परेचर हम कर ही नहीं सकते। -273 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है हमारे प्रकृति, हमारे मतलब उसका
एटमॉस्फेयर का सबसे कम तापमान है, उससे कम तापमान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? अरे मतलब यहां पर वॉल्यूम जीरो होने का मतलब कि यहां पर जो गैस है ना वो किसमें हो जाता है, कोई भी गैस यहां पर सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और उसका वॉल्यूम बहुत न्यूनतम हो जाएगा गैस का। हाँ, कहां के थे ये सब नहीं पूछेंगे, बस नाम पूछ सकते हैं, इस दोनों वैज्ञानिक का याद रखेंगे, है ना? ठीक है, ये वैज्ञानिक किस देश का था भाई, उतना ही याद रखो ना, जहां पर वैज्ञानिक पूछेगा किस देश के थे वो हम खुद बता देंगे तुम लोगों को, है ना? वो हम खुद बता देंगे। हाँ, एसन बोस जो थे वो इंडियन ओरिजिन के भारतीय थे। ठीक है, अरे प्लाज्मा ब्लड में रहता है, ब्लड में जो प्लाज्मा है वो अलग है, हमारे ब्लड के अंदर जो मौजूद फ्लूइड होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, और यहां पर जो प्लाज्मा ये पदार्थ की एक अवस्था है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और जो हमारे ब्लड के अंदर जो द्रव होता है ना प्लाज्मा, वो आपका स्लाइटली येलो कलर का होता है। ठीक है, अरे तुम लोग वैज्ञानिक का नाम पूछेंगे आपसे कि सबसे पहले प्लाज्मा अवस्था को 1995 में किन दो वैज्ञानिक ने तैयार किया, है ना? किन दो वैज्ञानिकों ने तैयार किया, यह आपसे पूछ सकता है। ठीक है, यह कार्ल विमान और एरिक कॉर्नल, कब किया था यह भी आपसे पूछ सकता है। ओके, चलो ठीक है, अभी ना अभी अब आज के लिए तुम लोग को इतना ही रखो, है ना? अब हम लोग मिलेंगे कल, कल हम लोग पढ़ेंगे चेंजेस इन मैटर, और कल सवाल करेंगे, आज सवाल नहीं है, कल हम लोग आप लोगों को लगभग 10 क्वेश्चन करवाएंगे। कल हम लोग देखेंगे चेंजेस इन मैटर और एलिमेंट, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपाउंड्स, है ना? एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। कल की क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली। अभी जो पहले जो देखो क्लासेस तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले एक वीक की जो क्लासेस है ना सॉल्यूशन तक, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? पीडीएफ आपका सपोर्टेड पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, सपोर्टिंग पीडीएफ के फॉर्म में। अगर देखिए आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, धीरे धीरे आप समझने का कोशिश करो, है ना? नहीं समझ में आता है, हम हैं, आप ना एक वीक के बाद देखिए आपको एक एक चीज समझ में आएगा, एक एक चीज। ठीक है, एक एक चीज समझ में आएगा। अतिचालक क्या होता है ना, जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, कुछ बुझानी, यानी कि जो जितना भी करंट जाए सबको फ्लो होने देगा, थोड़ा भी करंट को नहीं रोकेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, उसकी चालकता अनंत होती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, है ना? और किसी को अगर क्वेश्चन करना है तो आप वहां पर कर सकते हो, जो अभी केजीएस एसएससी एग्जाम है ना, वहां पर हम क्वेश्चन कराएंगे, तो वहां पर अगर आपको क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। बाकी संडे वाला क्लास तो आपको पता है 3 से 9 बजे के बीच में हम लोग देखेंगे, जिसमें ग्रुप डी, एनटीपीसी और बाकी के जो अन्य रेलवे के एग्जाम्स हैं उसके पीवाईक्यूज देखेंगे, तो वहां पर आप लोग जुड़ सकते हैं 3 बजे से 9 बजे संडे को। ठीक है, बाकी कल जो है कल क्योंकि मेरी अभी दूसरी क्लास है फिर 12:30 से, है ना? तो लगभग अभी एक वीक तक 20 तक में हम क्या करेंगे, क्लास जो है कवर करेंगे, फिर उसके बाद जैसे हमारा क्लास वो 12:30 वाला वो हो जाएगा तो फिर कंटिन्यू रहेगी, 12:25-30 तक चलेगी। ग्रुप डी के नोट्स बना रहे, हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा अरविंद। ठीक है, क्लास मतलब 3 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक होगा, यानी दोपहर में 3 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक होगा। ठीक है, चलिए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ना, वो उसका कोई ऐसा मतलब दिखने वाला उसका कोई पर्टिकुलर वो नहीं होता है ना? ऐसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था जो बीसी को आपको दिखा देंगे नेक्स्ट जो आपका है ना लेक्चर में, उसमें आपको दिखा देंगे कैसे दिखता है ये। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर देखो किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा, आप जाकर के लेक्चर्स को फिर से देखना, एक बार फिर से देखिएगा, कोशिश करिएगा समझने का, फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं हूं यहां पर, मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर ही हाइड्रोजन बॉम्ब भी आता है, एटम बम भी आता है, दोनों ही न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर आते हैं, है ना? हाइड्रोजन बम और एटम बम, लेकिन हाइड्रोजन बम वो न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है,
एटम बम न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है। हाँ, टोटल 5 अवस्था है। ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।